नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था मैनेजमेंट थ्योरी, जिसके अंदर हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने जो कौंट्स महोदय थे उनकी जो अलग अलग मैनेजमेंट थ्योरी थी, मैनेजमेंट थ्योरी की जो विचारधाराएँ थी उनके बारे में देखा था। आज की इस क्लास में हम हीट एंड अदर्स के द्वारा जो मैनेजमेंट थ्योरी दी गई है उनके बारे में देखेंगे। तो जो हिट और उनके जो सहयोगी महोदय थे उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी को 3 समूह में बांटा है। और ये कब बांटा था उन्होंने? ये बांटा था 1979 के अंदर। तो 1979 के अंदर हिट एंड उनके जो सहयोगी थे उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी को 3 समूह में बांटा है। ठीक है, 3 समूह में बांटा है। पहला समूह है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, यानी शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत। जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से लेकर 1920। ठीक है, 1880 से लेकर 1920 तक का इसका टाइम था। फिर जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे हम नव शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी का जो टाइम पीरियड है वो है 1920 से लेकर 1950 तक, यानी 1920 से लेकर 1950 तक का। फिर जो नेक्स्ट ग्रुप है मैनेजमेंट थ्योरी का वो है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, और इसे हम आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1950 के बाद का है, यानी 1950 के जो बाद का टाइम है वो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1880 से लेकर 1920 के बीच का। ठीक है, जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसे हम ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। और ये औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप और बड़े संगठनों के विकास के जवाब में और उस समय अस्तित्व में रही हस्तशिल्प प्रणाली, यानी जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था उसके विपरीत में इसका विकास हुआ था। ठीक है, इसके जो 3 कारण है वो है, पहला था औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप इसका विकास हुआ, दूसरा है बड़े संगठनों के विकास के जवाब में भी इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था, और एक तीसरा जो कारण है वो है हस्तशिल्प प्रणाली के विपरीत में इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो ये 3 कारणों के कारण इसका विकास हुआ था। आगे है जो हमारी जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसका जो जन्म हुआ था, यानी जो इसका विकास करता था वो एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के सिद्धांत से हुआ था। ठीक है, जो एडम स्मिथ थे उनका जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था उनके अनुसार इसका जो विकास हुआ था वो हुआ था। ठीक है, एडम स्मिथ के श्रम विभाजन के सिद्धांत के आगे देखते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता प्रबंधन और संगठन की आर्थिक तार्किकता पर जोर देना है। ठीक है, जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो प्रबंधन और संगठन की जो आर्थिक तार्किकता है उस पर जोर देना है। ठीक है, आर्थिक तार्किकता है ये मानती है कि लोग आर्थिक प्रोत्साहनी से प्रेरित होते हैं और वे ऐसे विकल्प चुनते हैं जो सबसे अधिक मौद्रिक लाभ देते हैं। ठीक है, जो आर्थिक तार्किकता ये मानती है कि जो लोग होते हैं वो आर्थिक प्रोत्साहनों से
प्रेरित होते हैं। किससे प्रेरित होते हैं? जो आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है हमें, उससे प्रेरित होते हैं। मान लो कहीं कार्य करने गए तो वहाँ पे आपको जो पैसे मिलेंगे उससे आप प्रेरित होंगे कि आपको अगर अच्छी सैलरी मिलेगी तो आप और अच्छा काम करेंगे। तो आर्थिक प्रोत्साहन से ये प्रेरित होते हैं और वे ऐसे विकल्प चुनते हैं जो सबसे अधिक मौद्रिक लाभ देता है, यानी जो ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपको और अधिक लाभ हो। ठीक है, जिनसे मतलब ऐसे कार्य करते हैं जिनसे आपको और अधिक लाभ हो पैसे का ना। जो एल उर्विक महोदय थे, कौन? एल उर्विक, वो भी इस विचारधारा के बड़े समर्थक थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, तो उनमें भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन इसके समर्थक थे इस विचारधारा के और कौन कौन नहीं थे। तो जो एल उर्विक महोदय थे वो भी इस विचारधारा के बड़े समर्थक थे, है ना। फिर आगे हैं हेनरी फ्योल। इनका जन्म 1841 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1925 के अंदर हुई थी। जो हेनरी फ्योल महोदय हैं, इनको परंपरावादी प्रबंधन का पिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जो हेनरी फ्योल महोदय हैं, इनको क्या, जो परंपरावादी जो प्रबंधन है यानी जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है, इसके पिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्राथमिक योगदानों में शामिल है। तो जो इसकी प्राथमिक योगदान है, इसमें क्या क्या शामिल है? पहला है प्रबंधन के अभ्यास में विज्ञान का अनुप्रयोग। ये किस में शामिल है? प्राथमिक योगदानों के अंदर ये शामिल है। क्या? प्रबंधन के अभ्यास में विज्ञान का अनुप्रयोग, यानी साइंस का प्रयोग करना। दूसरा है बुनियादी प्रबंधन कार्यों का विकास, यानी जो बुनियादी जो बेसिक जो मैनेजमेंट वर्क होते हैं यानी कार्य होते हैं उनका विकास करना ना। और तीसरा है प्रबंधन के विशिष्ट सिद्धांतों की स्पष्ट अभिव्यक्ति और उनका अनुप्रयोग। ठीक है, जो मैनेजमेंट की जो बेसिक सिद्धांत हैं, विशिष्ट सिद्धांत हैं, उनका स्पष्ट अभिव्यक्त करना यानी स्पष्ट रूप से उनको व्यक्त करना और उनका अनुप्रयोग करना यानी उनका प्रयोग करना ना। तो ये तीन क्या हो गए? जो बेसिक योगदान थे वो हैं, यानी प्राथमिक योगदान थे ना, किसके? क्लासिकल मैनेजमेंट सिद्धांत के ना। अब हम देखते हैं जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है, इसमें 3 शाखाएं शामिल है, यानी इसके अंदर 3 विचारधाराएं हैं अलग अलग। तो जो पहली विचारधारा है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन की। दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, यानी जो प्रशासनिक सिद्धांत है वो। ये 3 शाखाएं हैं। पहली है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल और तीसरी जो शाखा है वो है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी नौकरशाही संगठन। ये 3 शाखाएं हैं। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स और तीसरी है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो इसके फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? F.W. टेलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्सन टेलर। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं F.W. टेलर को। ठीक है, यानी इनका कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्सन टेलर। अब हम इनके समर्थक देखते हैं। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इनके समर्थक कौन कौन थे? तो इनके जो समर्थक थे वो थे हेनरी गांट, क्या? हेनरी गांट। और दूसरे हैं जॉर्ज बर्थ, तीसरे हैं एडवर्ड फीलन, चौथे हैं लिलियन गिलबर्ट, क्या है? लिलियन गिलबर्ट। और पांचवें हैं हैरिंगटन एमर्सन। तो ये सारे इनके समर्थक थे। पहले थे हेनरी गांट और दूसरे हैं जॉर्ज बर्थ, तीसरे हैं एडवर्ड फेलन और चौथे हैं लिलियन गिलबर्ट और पांचवें हैं हैरिंगटन एमर्सन। ये इनके समर्थक थे। किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के समर्थक थे। अब हम आगे देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन का जो अर्थ है वो है प्रबंधन के क्षेत्र में विज्ञान के सिद्धांतों और तरीकों का अनुप्रयोग करना। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंधन है
इसका क्या अर्थ है कि जो मैनेजमेंट है इसके क्षेत्र, जो मैनेजमेंट का जो क्षेत्र है, यानी जो भी मान लो किसी भी चीज़ को मैनेज करते हैं तो उस क्षेत्र के अंदर हम विज्ञान के सिद्धांतों और जो उसके तरीके हैं, किसके, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उनका प्रयोग करना। यानी कोई भी चीज़ जब हम कार्य करते हैं, किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो उस चीज़ में हर एक चीज़ को ध्यान रखना, जैसे जो आंकड़े होते हैं उनको ध्यान में रखकर जो अगला हमारा फैसला होता है वो लेना, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। आगे देखते हैं फ्रेडरिक विल्सन टेलर, ठीक है, FW टेलर के अनुसार जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है वो देखते हैं। इनके अनुसार कारखाने या कार्यक्षेत्र में किए जाने वाले काम से जुड़े सभी मामलों में पुराने व्यक्तिगत निर्णय या राय के स्थान पर सटीक वैज्ञानिक जांच और ज्ञान को लागू करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है। ठीक है, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है इसमें जो हम पुराने तरीकों से जो निर्णय लेते थे उनके स्थान पर हम जो भी नए चीज़ें होगी, नए जो विचार हो गए, नई जो आंकड़े हो गए, नए जो वैज्ञानिक जांच होगी हमारी, या कोई वैज्ञानिक जो भी आती है वैज्ञानिक थ्योरीज, उनके आधार पर हम जो निर्णय लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। आगे देखते हैं पीटर F. ड्रूकर, इनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल तत्व कार्य का सटीक अध्ययन या कार्य को उसके सबसे सरल तत्वों में विभाजित करना और प्रत्येक तत्व पर कर्मचारी के प्रदर्शन का व्यवस्थित सुधार करना है। क्या है, जो पीटर ड्रूकर हैं इनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल तत्व कार्य का संगठित अध्ययन और कार्य को उसके सबसे सरल तत्वों में विभाजित करना और प्रत्येक तत्व पर कर्मचारी के प्रदर्शन का व्यवस्थित सुधार करना है। ये किसके अनुसार है, जो पीटर F. ड्रूकर थे उनके अनुसार है। अब हम देखते हैं टाइलर द्वारा विकसित विचारों की एक श्रृंखला के 4 बुनियादी भाग हैं। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जो टाइलर थे, FW टाइलर, इनके द्वारा विचारों की एक श्रृंखला के 4 बुनियादी भाग प्रस्तुत किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित किया जाना चाहिए। कोई भी कार्य है उसको करने से पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रत्येक तत्वों को पूरा करने का एक वैज्ञानिक तरीका निर्धारित किया जाना चाहिए। यानी कोई भी जो कार्य है जिसको हम कर रहे हैं उसको पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और फिर उनको करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का हमें प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है श्रमिकों को, जो श्रमिक हैं उनका वैज्ञानिक रूप से चयन और प्रशिक्षण किया जाना चाहिए। जो भी श्रमिक होते हैं कार्य के अंदर उनको वैज्ञानिक रूप से चयन किए जाने चाहिए। जो वैज्ञानिक तरीका है हमारा उसके आधार पर उनको चयन करना चाहिए और जो प्रशिक्षण है वो भी उनको दिया जाना चाहिए ताकि वे निर्धारित और प्रशिक्षित तरीके से कार्य को पूरा कर सकें। देखो, अगर जो कर्मचारी होंगे अगर वो प्रशिक्षित होंगे, मान लो उनको कार्य आता ही नहीं तो वो क्या कार्य करेंगे, तो पहले उनको प्रशिक्षण देना ताकि वो अच्छे से कार्य कर सकें। ठीक है, आगे है प्रबंधन और श्रमिकों के बीच अच्छा सहयोग होना चाहिए ताकि कार्यों को निर्धारित तरीके से निष्पादित किया जा सके। यानी जो कर्मचारी और जो प्रबंधक होते हैं उनके बीच में अच्छा सहयोग होना चाहिए ताकि जो कार्य होता है वो अच्छे से किया जा सके। नेक्स्ट है प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में श्रम का विभाजन होना चाहिए। जो प्रबंधक और श्रमिक हैं उनके बीच में जो उनका कार्य है उसका विभाजन अच्छे से होना चाहिए ताकि जो प्रबंधकों का काम की निगरानी करने, निर्देशन तैयार करने और कार्यों की रूपरेखा बनाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए और श्रमिकों को स्वयं काम करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।
देखिए, जो प्रबंधक और जो श्रमिक हैं उनके बीच में जो उनका कार्य है उनका विभाजन अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो कार्य होता है वो आसानी से किया जा सके। प्रबंधकों को काम की निगरानी करने, निर्देश तैयार करने और कार्य की रूपरेखा बनाने का काम अपने हाथ में लेना चाहिए। यानी जो प्रबंधक होते हैं उनको क्या क्या काम करने चाहिए? पहले तो काम की निगरानी करनी चाहिए, फिर निर्देश तैयार करना और कार्य की जो रूपरेखा है वो तैयार करना अपने हाथ में रखना चाहिए। और श्रमिक होते हैं उनको काम करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं उनको बस एक बार बता दो कि काम किसे करना है और बाकी उनको चाहिए कि वो देखना है कि बस वो अपने अनुसार कार्य करें। जो श्रमिक हैं वो अपनी स्वतंत्र रूप से कार्य करें, बार बार उनको रोके नहीं, टोके नहीं। आगे देखते हैं, टायलर के योगदान को 2 भागों में वर्णित किया जा सकता है। जो एफ.डब्ल्यू. टायलर हैं इनकी जो योगदान है उनको 2 भागों में वर्णित किया जा सकता है। पहला है एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के तत्व और उपकरण। और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसके सिद्धांत। ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उनकी योगदान को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अंदर पहला है सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग, यानी जो योजना और जो क्रियान्वयन है उसको अलग अलग करना। ठीक है, जो हमने योजना बनाई है और जो हम उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं उसको अलग अलग करना ना। दूसरा है फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कार्यात्मक फोरमैनशिप। इसमें 4 लोग योजना बनाने में शामिल होते हैं। पहला है रूट क्लर्क, दूसरा है निर्देशन कार्ड क्लर्क, तीसरा है समय और चौथा है लागत क्लर्क और चौथा है अनुशासक। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है इसमें 4 लोग योजना बनाने में शामिल होते हैं। पहला है रूट क्लर्क, ठीक है, दूसरा है निर्देश कार्ड क्लर्क, क्या है, निर्देश कार्ड क्लर्क, और जो तीसरा है वो है समय और लागत क्लर्क और चौथा है अनुशासक। ये 4 जो क्लर्क होते हैं मतलब जो शामिल होते हैं किसके अंदर, योजना बनाने में, है ना। आगे हैं 4 लोग काम को पूरा करने से जुड़े होते हैं, यानी जो कोई भी काम होता है उसको काम करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकताएं होती हैं। पहली है गति बॉस, दूसरा है निरीक्षक, तीसरा है रख रखाव फोरमैन और चौथा है टोली बॉस, क्या है, टोली बॉस। ये 4 लोग काम को पूरा करने से जुड़े होते हैं। फिर जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है जॉब एनालिसिस, यानी कार्य विश्लेषण, और चौथा एलिमेंट है इसका मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, क्या, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, और 5वां एलिमेंट है इसका साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, यानी श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन करना और प्रशिक्षण प्रदान करना, और छठा एलिमेंट है इसका फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, क्या, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यानी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, इंसेंटिव्स प्रदान करना इनको ना। मान लो कभी जब आप कोई त्यौहार आता है तो उनको इंसेंटिव देना, या कोई अच्छा कार्य करता है तो इंसेंटिव प्रदान करना, जिससे जो श्रमिक होते हैं वो प्रोत्साहित होता है काम करने के लिए। और जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है वह है इकोनॉमी यानी मितव्ययता, यानी अच्छा वेतन प्रदान करना उनको ना। और जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मेंटल रिवोल्यूशन यानी मानसिक क्रांति, ठीक है, यानी उनको जो श्रमिक होते हैं उन पर ज़्यादा मानसिक तनाव भी नहीं प्रदान करना चाहिए उन्हें ना, नहीं देना चाहिए उन्हें ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं
प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे पहले हमने क्या देखे, एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके अंदर जो पहला प्रिंसिपल है वो है रूल ऑफ थंब। जो रूल ऑफ थंब है, के स्थान पर विज्ञान को अपनाना। क्या है? रूल ऑफ थंब के स्थान पर वैज्ञानिक यानी साइंस को अपनाना। इसमें वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग कार्य की किसी भी पहलू को निर्धारित करने में सटीकता को दर्शाता है। वही रूल ऑफ थंब के केवल अनुमान पर जोर देता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक पद्धति है वो उपयोग, जो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग है वो कार्य के किसी भी पहलू को निर्धारित करने में सटीकता को दर्शाता है। जो वैज्ञानिक पद्धति है वो जो कार्य होते हैं उसके किसी भी पहलू को निर्धारित करने में सटीकता को दर्शाता है। और जो रूल ऑफ थंब है वो क्या दर्शाता है? केवल अनुमान को दर्शाता है, यानी अनुमान पर ही जोर देता है रूल ऑफ थंब, है ना। इसका जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है हार्मोनिक इन ग्रुप एक्शन, यानी समूह कार्य में सामंजस्य। और जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है सहयोग यानी कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट ग्रुप है जो प्रिंसिपल है वो है मैक्सिमम आउटपुट यानी अधिकतम उत्पादन। मतलब कोई भी श्रमिक है उससे अधिकतम उत्पादन करवाना। फिर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, यानी श्रमिकों का विकास करना, उन्हें नई नई चीज़ें सिखाना ताकि जो कार्य है वो और बेटर तरीके से हो सके। आगे देखते हैं, हेनरी एल गांट के अनुसार इन्होंने उत्पादकता में मानवीय तत्व के महत्व को देखा और प्रेरणा यानी मोटिवेशन की अवधारणा को प्रतिपादित किया। यानी जो हेनरी गांट थे इन्होंने उत्पादकता में मानवीय तत्व के महत्व को देखा और प्रेरणा यानी मोटिवेशन की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। इन्होंने वेज पेमेंट सिस्टम यानी वेतन भुगतान प्रणाली तैयार की और उत्पादन संचालन को निर्धारित करने के लिए एक चार्टिंग प्रणाली यानी चार्टिंग प्रणाली या नियंत्रण चार्ट, जिसे हम चार्टिंग सिस्टम या कंट्रोल चार्ट भी कहते हैं, ये विकसित किया था। यानी जो हेनरी गांट थे उन्होंने वेज पेमेंट सिस्टम यानी वेतन भुगतान प्रणाली तैयार की और उत्पादन संचालन को, जो उत्पादन का संचालन है उसको निर्धारित करने के लिए चार्टिंग प्रणाली यानी कंट्रोल चार्ट या चार्टिंग सिस्टम विकसित किया था। किसके लिए? जो उत्पादन संचालन को निर्धारित करने के लिए, है ना। ये सारे कार्य जो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसके अंदर किए गए हैं ना। नेक्स्ट है फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। इन्होंने दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए अधिक कुशल तरीके विकसित करने के लिए समय और गति अध्ययन यानी टाइम एंड मोशन स्टडी पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी अपना जो इन्होंने कार्य किया था वो किस पर किया था? टाइम एंड मोशन स्टडी पर अपना जो अध्ययन था वो किया था इन्होंने ना। तो इन्होंने दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए अधिक कुशल तरीके विकसित किए थे ना। आगे देखते हैं टाइम एंड मोशन स्टडी और कार्य दर प्रोत्साहन यानी प्राइस रेट इंसेंटिव्स को दो प्रमुख प्रबंधकीय प्रथाएं हैं जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतकारों द्वारा विकसित की गई है। जो टाइम एंड मोशन स्टडी है और कार्य दर प्रोत्साहन यानी प्राइस रेट इंसेंटिव्स को दो प्रमुख प्रबंधकीय प्रथाएं हैं। ये दो प्रमुख प्रबंधकीय प्रथाएं हैं जो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांतकारों द्वारा विकसित की गई हैं। कौन कौन सी? एक तो टाइम एंड मोशन स्टडी और प्राइस रेट इंसेंटिव्स, ये दोनों। हम नेक्स्ट देखते हैं हैरिंगटन
इमर्सन का जो योगदान था साइंटिफिक मैनेजमेंट उसके बारे में। तो इन्होंने अपनी क्लासिक बुक 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, ये जो इनकी बुक थी ये कब आई थी? 1913 के अंदर। 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी 1913 के अंदर आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो बताते हैं कि प्रबंधक यानी जो मैनेजर होता है उसको सावधानी पूर्वक उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए। जो उनके भी जो भी उनके उद्देश्य हैं कार्य के, उनको परिभाषित करना चाहिए और विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए और मानकीकृत प्रक्रियाओं को विकसित और उपयोग करना चाहिए और कर्मचारियों को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए इनको? पहला तो है जो भी उनके उद्देश्य हो कार्य के उनको परिभाषित करना चाहिए। दूसरा है विश्लेषण की वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना चाहिए और तीसरा है मानकीकृत प्रक्रियाओं को विकसित और उपयोग करना चाहिए और चौथा है कर्मचारियों को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। ये किन्होंने बताया? हैरिंगटन इमर्सन ने बताया। किसके लिए बताया? साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। आगे देखते हैं, इस सिद्धांत का समर्थन हेनरी फ्योल और एल गुलिक जैसे विद्वानों ने भी किया है। यह साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसका समर्थन किसने किसने किया है? हेनरी फ्योल ने भी किया है और एल गुलिक ने भी किया है। लूथर गुलिक ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। तो आज जो हमने देखा कि जो हिट एंड उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरी को 3 ग्रुप्स में बांटा है, यानी 3 समूहों में बांटा है। कब बांटा था? 1979 के अंदर। पहला तो था क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, दूसरा है नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी और तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, इसके अंदर हमने आज पढ़ा सबसे पहले क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, हमने देखा है कि जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसे हम ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो सिद्धांत था ये एडम स्मिथ के श्रम विभाजन पर आधारित था। तुमने देखा कि जो परंपरावादी प्रबंधन है इसके पिता के रूप में किसे जाना जाता है? यानी हेनरी फ्योल को प्रबंधन परंपरावादी के जो पिता के रूप में भी जाना जाता है, यानी फादर ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह है हेनरी फ्योल। फिर हमने इसके प्राथमिक योगदानों के बारे में भी देखा। फिर हम जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी है इसकी जो 3 शाखाएं हैं उनके बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा था आज की क्लास में साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि जो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं F.W. टेलर के। इनके जो समर्थक थे वो हेनरी गांट थे, जॉर्ज बर्ट थे, एडवर्ड फेलन थे और लिलियन गिलबर्ट थे और हैरिंगटन इमर्सन थे। ये इनके समर्थक थे, किसके? साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फिर हमने इसकी कुछ परिभाषाएं देखी जो F.W. टेलर ने बताई थी, पीटर ड्रुकर के द्वारा बताई गई थी। फिर हमने F.W. टेलर द्वारा विकसित विचारों की एक श्रृंखला देखी थी जो कि 4 बुनियादी भागों में विभाजित थी। इन चारों के बारे में हमने देखा। फिर हमने इसकी जो टेलर के योगदान थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था। पहला था एलिमेंट्स एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इनके बारे में भी हमने देखा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एलिमेंट एंड टूल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में देखा। इसके अंदर हमने ये जो टूल्स थे वो देखे थे, ये सारे टूल्स देखे थे हमने, और जो इनके एलिमेंट्स थे वो देखे थे। और फिर हमने जो इसके प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट की उसके बारे में देखा। फिर हमने जो इसके अलग अलग जो समर्थक थे उनका क्या योगदान था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, उनके बारे में देखा। सबसे पहले हमने हेनरी एल गांट के बारे में देखा, इनका क्या योगदान था।
फिर हमने फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट का योगदान देखा। फिर हमने हैरिंगटन इमर्सन का योगदान देखा इसके अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है इसके समर्थक कौन कौन है, तो वह हेनरी फ्योल है और एल गुलिक भी इसके समर्थक हैं, ठीक है। जैसे हैरिंगटन इमर्सन और ये फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ये भी इसके समर्थक ही हैं, परंतु ये और भी हैं, मतलब इन्होंने भी समर्थन किया, इनका मतलब ज़्यादा योगदान नहीं रहा इनके अंदर ना। तो इसी के साथ जो आज हमारा टॉपिक था वो ये कंप्लीट होता है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी, इसके जो 2 शाखाएँ और रह गई हमारी, इसके अंदर 3 शाखाएँ थी। पहली थी साइंटिफिक साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसके बारे में हमने आज पढ़ लिया कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स और जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।